प्यार और विवेक, ये तो ऐसे शब्द हैं जो हमें वास्तव में एक इंसान बनाते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी इंसान के पास ना हो, तो हम में और जानवर में कोई खास फ़र्क नहीं है। क्योंकि प्यार से पैदा हुई दूसरी भावनाओं पर विवेक होना यानी कि कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार इन दोनों ही जज़्बातों की कमी की वजह से इंसान ऐसे बहुत से काम कर गुज़रता है जो इंसानियत को शर्मसार करने के साथ-साथ हमारे दिलों में एक दूसरे को लेकर शक की भावना को भी जन्म देता है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यही हरकत मुंबई से सटे पुणे जुरिडिक्शन के गीता नगर फेज 7 मीरा रोड पर बने आकाशदीप अपार्टमेंट में हुई, जहां पर एक 56 साल के शख्स ने अपनी 32 साल के लिव इन पार्टनर के साथ एक ऐसी घिनौनी हरकत की कि उसको जानकर आपका इंसानियत पर से तो विश्वास उठेगा ही उठेगा, लेकिन उसके साथ साथ रिश्तों पर से भी विश्वास उठ जाएगा। मैं सुनाऊंगा आपको पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप में से 80% व्यूअर्स वीडियोस देखने के बाद चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को लगे कि ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन हमारे चैनल के सर्वाइवल के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़िंदा रखता है और मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन पैदा करता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर से दे दिया करें। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। पुणे जुरिडिक्शन की मीरा रोड पर बसे आकाशदीप अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर 4 फ्लैट्स हैं। 701, 702, 703 और 704। इन चारों फ्लैट्स में अलग-अलग फैमिलीज रहती हैं। आप सबको पता ही होगा कि मुंबई में ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मुंबई में अपना घर खरीदना मतलब सोने की खान खरीदने जैसा है। मुंबई में घर हैं ही इतने महंगे कि हर कोई वो घर अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारे लोग इन फ्लैट्स में ही रहना पसंद करते हैं। आकाशदीप अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर जो फ्लैट्स हैं, यानी कि 701, 702, 703 और 704, इनमें से जो फैमिलीज 701, 702 और 703 नंबर फ्लैट्स में रहती हैं, उनका आपस में बहुत मिलना जुलना है। मतलब हर सुख दुख को ये फैमिलीज एक दूसरे से शेयर करती हैं। इनके फैमिली मेंबर्स का एक दूसरे के घर दावत पर आना जाना भी काफ़ी है। लेकिन जो परिवार फ्लैट नंबर 704 में रहता था, उनका किसी से भी कोई संबंध नहीं था। मतलब कि नंबर 704 फ्लैट वाली फैमिली किसी से कोई बोलचाल नहीं रखती थी और इन लोगों के बारे में उस अपार्टमेंट में कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था, क्योंकि ये लोग किसी से भी कोई मतलब रखा ही नहीं करते थे। अगर किसी ने इनको हाय हेलो कर दिया तो ये लोग बस उसका जवाब दे दिया करते थे, लेकिन उससे ज़्यादा ये किसी से कोई भी बात नहीं किया करते थे। ये तो रहा 7वीं मंजिल पर रहने वाली सभी फैमिलीज का इंट्रोडक्शन। लेकिन कुछ दिनों से इस मंजिल पर कुछ बहुत अजीब हो रहा था। कुछ दिनों से 7वीं मंजिल पर रहने वाले सभी परिवारों को अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और दिन बढ़ने के साथ साथ ये दुर्गंध भी बस बढ़ती ही जा रही थी। ड्रेनेज सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्रेनेज पाइप्स में कुछ फंस गया हो। सबसे ज़्यादा बदबू फ्लैट नंबर 703 में रहने वाली श्रीवास्तव फैमिली को आ रही थी। फैमिली के लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि कोई कहीं चूहा मर गया होगा, इसलिए शायद बदबू आ रही है। तो उन लोगों ने अपना पूरा फ्लैट छान लिया, लेकिन उन लोगों को ना तो कोई चूहा मिला और ना ही कोई ऐसी चीज़ मिली जिसमें से बदबू आ रही हो। तो श्रीवास्तव फैमिली के एक मेंबर सोमेश ने फ्लैट नंबर 701 और 702 में रहने वाली फैमिली से पूछा कि कहीं उनके यहाँ से तो बदबू नहीं आ रही है। तो उन लोगों ने सोमेश से कहा कि हम लोग तो खुद इस बदबू से परेशान हैं और हम लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स को अच्छे से चेक कर लिया है। कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें से ऐसी भयानक दुर्गंध आ रही हो। तो तीनों फ्लैट्स के मेंबर्स ने छठी मंजिल पर नीचे जाकर चेक किया, लेकिन उनको वहां पर कोई बदबू नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि छत पर कोई बंदर या फिर कोई दूसरा जानवर मर गया हो जिसके सड़ने की बदबू नीचे तक आ रही है। इसलिए तीनों फैमिलीज ने ऊपर छत पर जाकर चेक किया, लेकिन उनको वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। जब सब जगह तलाशने के बाद भी उनको बदबू की कोई वजह नहीं मिली, तब सबका शक फ्लैट नंबर 704 में रहने वाली फैमिली पर गया। सबको लगा कि हो ना हो ये बदबू फ्लैट नंबर 704 से ही आ रही है, क्योंकि बस वही एक ऐसी जगह रह गई है जहाँ पर उन लोगों ने जाकर अभी तक चेक नहीं किया है। हालांकि सोमेश को पहले दिन से ही लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने किसी को मारकर डाल दिया हो जो ऐसी बदबू आ रही है। लेकिन सोमेश की माँ ने कहा कि तू पागल है, तू दिन भर बस यही बकवास सोचता रहता है, कहीं कोई जानवर मर गया होगा और उसी के सड़ने की बदबू आ रही होगी। लेकिन जब सोमेश फ्लैट नंबर 704 पर गया, तब उसको फ्लैट के दरवाजे से बहुत तेज बदबू आई। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दिनों से कोई मांस अंदर सड़ रहा हो। सोमेश ने कई बार उस फ्लैट का दरवाजा पीटा, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। आगे की हकीकत जानने से पहले थोड़ा सा फ्लैट नंबर 704 में रहने वाली फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं। इस फ्लैट नंबर 704 को 10,000 रुपये महीने के किराए पर मनोज साहनी नाम के एक आदमी ने लिया था
और वो यहाँ पर अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य के साथ रहा करता था। इससे ज्यादा उनके बारे में उस अपार्टमेंट में रहने वाला कोई शख्स कुछ भी नहीं जानता। जब सोमेश ने दरवाजा खटखटाया और सामने से कोई बाहर नहीं आया तो सोमेश को कुछ शक हुआ कि कहीं अंदर कोई तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि कुछ महीने पहले आफताब नाम के एक लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वलकर को मारकर उसकी बॉडी के 100 टुकड़े कर दिए थे और वो टुकड़े उसने उठाकर अपने फ्रिज में रख दिए थे। यही केस अब सोमेश के दिमाग में भी घूमने लगा था। उसको लगा कि कहीं इस फ्लैट में भी वही कांड तो दोबारा ही दोहराया गया है। हालांकि सोमेश दरवाजे पर खड़ा रहा और जो बदबू थी वो लगातार बस बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद सोमेश को अचानक से एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अंदर रूम फ्रेशनर का स्प्रे किया हो। इस हरकत ने सोमेश के दिमाग में जो पहले से ही शक चल रहा था उसको और बल दिया। सोमेश फिर से दरवाजा पीटने लगा। तब थोड़ी देर में अंदर से मनोज साहने बाहर आया और सोमेश ने उससे कहा कि जनाब, आपके फ्लैट से बहुत तेज बदबू आ रही है और इस बदबू ने हमारा जीना हराम कर दिया है। तो सोमेश की इस बात पर मनोज ने कहा कि हो सकता है कि अंदर कोई जानवर मर गया हो जिसकी वजह से इतनी तेज बदबू आ रही है। तो सोमेश ने कहा कि भाई तुम जल्दी से अपने फ्लैट की सफाई करवाओ जिससे कि ये बदबू खत्म हो सके। तो सोमेश की इस बात का जवाब में मनोज ने कहा, जब मैं शाम को आऊंगा तब फ्लैट को साफ करवा दूंगा, अभी मुझे अर्जेंटली किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। और यही कहकर वहां से मनोज चला गया और सोमेश भी अपने घर वापस आ गया। यह बदबू अब और तेज होती जा रही थी। तो सोमेश ने सोचा कि बड़ी अजीब सी बात है, हम लोगों से ये बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये जो आदमी है मनोज, जिसके घर से इतनी तेज बदबू आ रही है, वो कैसे इतने आराम से अपने फ्लैट में रह रहा है। और जब उससे फ्लैट की सफाई के लिए बोला तब उसने कहा कि शाम को आकर साफ करवाऊंगा। ये सब बातें मिलकर इशारा कर रही थीं कि फ्लैट नंबर 704 में कुछ तो गलत हुआ है। सोमेश और 7वीं मंजिल के सभी रेजिडेंट नीचे सोसाइटी के मैनेजर के पास पहुंच गए और उन सब ने कहा कि देखिए मैनेजर साहब, हम आपके पास पहले भी बदबू की कंप्लेन लेकर आ चुके हैं, लेकिन आपने हमारी किसी शिकायत पर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब हम लोगों का दम घुटता है इस बदबू से और अब हमने पता भी लगा लिया है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। इसलिए आपको अब इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। जब सोसाइटी का मैनेजर ऊपर 7वीं मंजिल पर गया और उसने फ्लैट नंबर 704 के पास जाकर सूंघने की कोशिश की तो यकीन मानिएगा उसकी जान ही निकल गई थी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक बदबू होगी। सोसाइटी के मैनेजर को भी कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दी और मैनेजर ने पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस भी आकाशदीप अपार्टमेंट में फौरन आ गई। पुलिस वालों ने सोसाइटी वालों को गवाह बनाया और फ्लैट नंबर 704 का दरवाज़ा तोड़ दिया। और जैसे ही पुलिस वालों ने दरवाज़ा खोला तो जिस भयंकर बदबू का उनको एहसास हुआ कि मुझे नहीं लगता उस बदबू का एहसास वो जीवन भर कभी भुला पाएंगे। उनमें से तो कुछ पुलिस वालों ने तो उल्टी तक कर दी थी, लेकिन किसी तरह नाक पर रुमाल रखकर वो लोग फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले पुलिस वालों ने फ्रिज खोला, क्योंकि आफताब श्रद्धा वाले कांड के बाद से ही सबसे पहले शक यही दिमाग में आता है कि कहीं किसी इंसान ने किसी को काट कर फ्रिज में तो नहीं डाल दिया है। मगर जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकला। फ्रिज एकदम साफ सुथरा था और उसमें कुछ फल सब्जियां रखी हुई थी। फिर वो लोग बेडरूम में गए, लेकिन बेडरूम भी बिल्कुल साफ सुथरा था। इसके बाद उन्होंने ड्राइंग रूम देखा, लेकिन वो भी एकदम क्लियर था। सब कुछ इतना साफ सुथरा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसी फ्लैट से बदबू आ रही थी। बदबू का पीछा करते हुए पुलिस सभी पड़ोसियों के साथ किचन में दाखिल हुई। उस किचन में 2 बाल्टियां और एक टब जमीन पर रखे हुए थे और वहीं गैस स्टोव पर एक कुकर और एक तवा रखा हुआ था। पुलिस ने जब बाल्टियों में और टब में अच्छे से झांक कर देखा तो उसमें लाल कलर का पानी था और उस पानी में गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। पुलिस ने तवे को देखा तो उस तवे पर कुछ फ्राइड गोश्त के टुकड़े पड़े थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने गोश्त को थोड़ी देर पहले फ्राई किया हो। और जब पुलिस ने कुकर खोला तो उस कुकर में बॉइल्ड मीट के टुकड़े थे। लेकिन पुलिस को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये गोश्त है तो है किसका। मगर जब पुलिस ने टब की तरफ ध्यान से देखा तो उस टब में एक इंसानी पैर पड़ा था और उस पैर को देखते ही पुलिस और सोसाइटी वालों को पूरा माजरा समझ में आ गया। और वहीं सोमेश जिस बात का शक लंबे वक्त से जता रहा था वो भी अब सच हो गया था। वो गोश्त किसी जानवर का नहीं था, बल्कि इंसान का था। पुलिस ने तुरंत कॉल करके फोरेंसिक्स को बुलाया और इस दरमियान पुलिस ने फ्लैट की और छानबीन करी। तलाशी के दौरान पुलिस को फ्लैट के एक कोने से लंबी सी एक औरत की चोटी दिखाई दी, जिससे ये मालूम चला कि ये गोश्त एक औरत का है और इस फ्लैट में एक औरत को मारा और काटा गया है। पुलिस ने अपार्टमेंट के सभी लोगों से मना कर दिया था कि वो लोग किसी भी कीमत पर मनोज साहने को कॉल ना करें, क्योंकि अगर किसी ने उसको कॉल कर दिया तो वो पुलिस से बचने के लिए फरार भी हो सकता है। इसलिए पुलिस सिविल ड्रेस में मनोज के आने का इंतजार करने लगी। जब मनोज अपार्टमेंट में दाखिल हो रहा था तभी अपार्टमेंट वालों ने सिविल ड्रेस में खड़ी पुलिस को इशारा दे दिया कि यही मनोज है। और बस फिर क्या था,
पुलिस ने उसको धर दबोचा। पुलिस मनोज को उसके फ्लैट में लेकर आई और पुलिस ने मनोज से पूछा कि भाई आखिर ये मांस है किसका, ये तो बता दो। तो मनोज ने कहा कि ठीक है, मैं सब बताता हूँ। मनोज ने एक ही सेंटेंस में पुलिस को बता दिया कि ये गोश्त उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य का है। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर ये सरस्वती वैद्य है कौन। असल में सरस्वती के बारे में मनोज ने पुलिस को सब बताया। उसने कहा कि सरस्वती अपने माँ बाप की 5 औलादों में से एक थी। सरस्वती के माँ बाप की 5 लड़कियां थीं, जिनमें से एक सरस्वती थी। सरस्वती के माँ बाप का काफी झगड़ा होता था, इसलिए सरस्वती के माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए थे और सरस्वती अपनी माँ के साथ रहने लगी थी। लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसकी माँ की भी मौत हो गई, जिसके कारण उसको अहमदनगर की जानकीबाई आपटे बालिका आश्रम में रहना पड़ा। असल में एक ऑर्फनेज था, यानी कि अनाथालय था, जिसमें सरस्वती ने अपनी क्लास फर्स्ट से क्लास 10 तक की एजुकेशन वहीं पर रहकर पूरी करी। सरस्वती ने लगभग अपनी जिंदगी के 10 साल उसी आश्रम में बिताए। जब सरस्वती 18 साल की हुई, तब उसने वो आश्रम छोड़ दिया और अपनी बहन के साथ रहने औरंगाबाद चली गई और वो मुंबई आने से पहले अपनी बहन के साथ 4 सालों तक रही। जब सरस्वती मुंबई आई, तब उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी रोजगार को लेकर थी। वो काफ़ी कोशिशें कर रही थी नौकरी पाने की, लेकिन उसके हाथ कोई ढंग की नौकरी नहीं लग पा रही थी। तभी सरस्वती की मुलाकात मनोज साहनी से एक जनरल स्टोर पर हुई, जहाँ पर मनोज नौकरी किया करता था। मनोज ने सरस्वती की नौकरी एक ढंग से जगह पर लगवा दी और फिर इसी तरह उन दोनों की मुलाकात रोजाना उसी जनरल स्टोर पर होने लगी। धीरे धीरे उनकी यही मुलाकात दोस्ती में बदल गई और यही दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। फिर जब नज़दीकियां ज़्यादा बढ़ गईं, तब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अब अगर बात करें मनोज की, तो मनोज ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी से एक डिग्री ले रखी है और अपने घर की तरफ से भी वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है। मनोज अहमदनगर का रहने वाला है और वो बाद में बोरीवली में शिफ्ट हो गया था और बाद में उसने अपने इस फ्लैट को किराए पर उठा दिया था, जिससे उसको हर महीने 35,000 रुपये मिलते हैं और वो खुद सरस्वती के साथ गीता नगर फेज 7 के मीरा रोड स्थित आकाशदीप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था, जिसका किराया मात्र 10,000 रुपये था। मनोज जनरल स्टोर पर नौकरी करके 8-9 हज़ार रुपये कमा लिया करता था और उसके पास बोरीवली वाले फ्लैट से जो किराया आता था, उससे वो अपने फ्लैट का 10,000 रुपये किराया दिया करता था और बाकी उसके पास जो 30-32 हज़ार रुपये बचते थे, वो उनसे अपना घर का खर्च चलाया करता था। पुलिस ने उससे पूछा कि वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने सरस्वती के साथ ऐसा क्यों किया। तो मनोज ने कहा कि देखिए जनाब, मैंने सरस्वती की लाश के टुकड़े ज़रूर किए थे, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं था। मैं जिस जनरल स्टोर पर काम किया करता था, वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई थी और नौकरी जाने की वजह से घर में दिक्कतें होनी शुरू हो गई थीं, जिससे मेरे और सरस्वती के बीच डेली लड़ाइयाँ होने लगी थीं। इन्हीं रोज़ाना की लड़ाइयों की वजह से सरस्वती ने जहर खा लिया और जब मैं घर आया, तब वो मुझको मरी हुई अवस्था में मिली। तो पुलिस वालों ने उससे पूछा कि भाईजान, तुमने उसकी लाश के टुकड़े करके उसको पकाया क्यों? बिरयानी बिरयानी बनाकर खाने का इरादा था क्या? तो मनोज ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में मैं सरस्वती की लाश देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मुझे लगने लगा था कि इसका मौत का जिम्मेदार तो मुझे ही मानेंगे। इसलिए मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने की सोची। पहले तो मैंने सोचा कि इसकी लाश को कहीं पर डंप कराऊंगा। फिर दिमाग में ख्याल आया कि मैं 7वीं मंजिल पर रहता हूँ। अगर मैं इसकी लाश को किसी तरह लेकर भी जाऊँ, तो सबसे पहले मुझे लिफ्ट लेनी होगी और लिफ्ट में कोई भी मुझे सरस्वती की लाश को ले जाता हुआ देख सकता था। इसी दौरान आफताब और श्रद्धा वाला कांड हुआ था और उसी कांड से मुझे सरस्वती की लाश को ठिकाने लगाने का इंस्पिरेशन मिला। मतलब बड़े ही कमाल की बात है, लोग कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन ढूंढ लेते हैं। खैर, मनोज ने सरस्वती की लाश के टुकड़े किए। फिर इन टुकड़ों को उसने कुकर में डालकर उबाला। फिर इन उबले हुए गोश्त के टुकड़ों को तवे पर फ्राई किया, जिससे कि इन मांस के टुकड़ों की दुर्गंध कुछ कम हो जाए। और फिर इन फ्राइड टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करके वो बाहर ले गया और फिर इस फ्राइड गोश्त को उसने आवारा कुत्तों को खिला दिया। जिस बॉइल्ड मीट को वो फ्राई नहीं कर पाया था, उस मीट को उसने बाल्टियों में पानी भरकर डुबोकर रख दिया, जिससे कि मीट जल्दी सड़े नहीं और उसकी दुर्गंध ज्यादा बाहर न जाए। कुछ मांस को मनोज ने टॉयलेट में फ्लश करके बहाया भी, जिसकी वजह से अपार्टमेंट के ड्रेनेज पाइप्स में गोश्त फंसने की वजह से ब्लॉकेज भी हो गया था। पुलिस को यह तो कंफर्म हो गया था कि मनोज ने ही सरस्वती के टुकड़े किए हैं, लेकिन यह कंफर्म नहीं था कि इसने सरस्वती का कत्ल किया है या फिर सरस्वती ने आत्महत्या की है, क्योंकि लाश के नाम पर सरस्वती के शरीर का कुछ गोश्त ही बचा था और साथ में उसकी एक टांग ही बची थी। अब इन सब चीज़ों की ऑटोप्सी करके ये पता लगाना कि सरस्वती की मौत हत्या थी या आत्महत्या थी, ये साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिना बॉडी के कुछ भी ठीक ठीक कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पुलिस ने मनोज को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने मनोज की रिमांड पुलिस को 16 जून तक के लिए दे दिया है। पुलिस की पूछताछ में फिलहाल पता चला है कि सरस्वती साल 2008 में मुंबई आई थी। तब उसकी उम्र लगभग तकरीबन 21 से 22 साल के आसपास रही थी। तभी वो मनोज से मिली थी, यानी कि इनका रिलेशन
कोई 2 साल पुराना नहीं था, बल्कि 15 साल पुराना था। मनोज ने बताया कि पहले तो वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद सरस्वती मनोज पर शक करने लगी। उसको लगता था कि मनोज का शायद बाहर कहीं किसी और से अफेयर चल रहा है। इसलिए मनोज ने एक मंदिर में सरस्वती से शादी भी कर ली, और उसकी इस शादी के बारे में सरस्वती की बहन को भी पता था। मनोज ने बताया कि एक बार मनोज का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसको ब्लड चढ़ाया गया था, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस वजह से उसने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें यह सामने आया कि मनोज को एचआईवी है। मनोज ने कहा कि ना तो वो नशा करता है और ना ही उसके जीवन में कभी किसी से अनैतिक संबंध रहे हैं। लेकिन जब उसने इसकी वजह जाननी चाहिए, तो उसको पता चला कि जब उसको एक्सीडेंट के बाद ब्लड चढ़ाया गया था, तो जो वो ब्लड था वो एचआईवी संक्रमित था। इसी वजह से मनोज को भी एचआईवी हो गया था। इसलिए उसने कभी भी सरस्वती के साथ किसी भी तरह के शारीरिक संबंध नहीं बनाए, जिससे कि कहीं उसको भी मनोज से एचआईवी ना हो जाए। सरस्वती मनोज के साथ अक्सर जानकी बाई आश्रम में भी जाया करती थी, और बड़े ही कमाल की बात थी कि वो वहां पर मनोज को अपना पति ना बताकर उसको अपना मामा बताया करती थी, क्योंकि दोनों के बीच काफी एज डिफरेंस था। मतलब यार, ऐसा कौन करता है भाई? कौन अपने पति को अपना मामा या भाई बताता है? अब ये बात कितनी सच है, ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा। हालांकि इस केस से जुड़ी जो भी बातें हैं, उनमें से सच को ढूंढ निकालना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी इंडियन मीडिया टीआरपी पाने के लिए कैसे बातों को तोड़ती मरोड़ती है, और एक अलग ही आर्टिफिशियल रियलिटी हमारे सामने रखती है। इसलिए मीडिया में आई किसी भी बात पर आंखें बंद कर कर यकीन मत करिए, क्योंकि क्या सच है और क्या झूठ है, ये अभी कहना काफी मुश्किल है। इसलिए पुलिस का और कोर्ट का ताजा बयान आने तक सिर्फ इंतजार कीजिए। मैं अभी इस केस पर अपना कोई कमेंट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सी बातें सामने आनी बाकी हैं। लेकिन वीडियो के एंड में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मनोज और सरस्वती पिछले 14-15 सालों से एक दूसरे को जानते थे, और यहाँ तक कि वो एक दूसरे से प्यार भी करते थे। लेकिन उनके आपसी मनमुटावों ने उनकी जिंदगी एक ऐसे डेड एंड पर लाकर खड़ी कर दी थी, जहाँ सरस्वती की तो सिर्फ मौत हुई, लेकिन मनोज एक दरिंदा बन गया। माना हर रिश्ते में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आपका पार्टनर किसी वजह से मर जाता है, तो आप उसकी लाश के टुकड़े करके उनको उबाल दें और फ्राई करके कुत्तों को खिला दें। ये तो सच में दरिंदगी से भी आगे की चीज़ है। मतलब भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है किसी के साथ में? मेरे तो समझ के बाहर की चीज़ है ये। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके आपके पार्टनर से नहीं बन रही है, तो आप आपसी सहमति से अलग हो जाएं। आप उस पल को याद करें जब आपने अपने पार्टनर के साथ प्यार भरे लम्हे बिताए थे, एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। कम से कम उन पलों का और उन कस्मों का लिहाज तो जरूर कर लें, और किसी भी कीमत पर अपने अंदर के इंसान को मत मरने दें। इसी मैसेज के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।